गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे इस ई लेक्चर का टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और हमने उन्हें एक राजनीतिक नेता के तौर पे देखा है। आज हम एक विचारक, एक दार्शनिक के तौर पे, एक राजनीतिक दार्शनिक के तौर पे उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू वे थे जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में भारत के ऋतुराज की उपाधि दी गई थी। आचार्य नरेंद्र देव के लिए वो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतीक थे। टाइसन के अनुसार नेहरू ने केवल भारत को स्वतंत्र ही नहीं कराया, अपितु आने वाले वर्षों में भारत का मार्ग भी निर्धारित किया। उन्होंने शिक्षित और संभ्रांत वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति इस तरह आकर्षित किया कि लोग राजनीति की ओर आकर्षित खिंचे चले आए। आइए जवाहरलाल नेहरू के विचारों, उनके दर्शन का अध्ययन करें। आइए जवाहरलाल नेहरू का आरंभिक जीवन जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल नेहरू तथा स्वरूप रानी के यहाँ आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ। 16 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही संपन्न हुई। उसके बाद 1905 से 1912 तक नेहरू ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड के हैरो स्कूल एवं ट्रिनिटी कॉलेज में की। विज्ञान में ऑनर्स करके नेहरू ने वकालत यानी बैरिस्ट्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने शिक्षा काल में वो सिडनी वेब तथा बेट्रिस वेब की फैबियन समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। हालांकि वो स्वयं वैभव में पैदा हुए थे और जीवन भर वो उसी वैभव में पले बढ़े, पर बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। भारत में आके उन्होंने वकालत करनी शुरू की, जिसमें उनको कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई और वे सार्वजनिक जीवन की ओर मुड़ गए। 1912 में वो बांकीपुर, बिहार की कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। वे गांधी जी द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में संचालित रंग भेद विरोधी आंदोलन के विवरण से प्रभावित हुए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले। 1918 में वे कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुने गए। रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जब पूरे देश में भारी असंतोष फैला हुआ था, नेहरू इससे प्रभावित हुए। 1919 में वो गांव-गांव में घूमे और उन्होंने भारत की दशा और दिशा को देखा और देश की सेवा में लगने का निर्णय किया। 1920 में नेहरू गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। नवंबर 1921 में कांग्रेस को जब गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, तब 6 दिसंबर 1921 को वे अपने पिता के साथ आंदोलन में शामिल हुए और इसी कारण उनको बंदी बनाया गया। चौरी चौरा के हत्याकांड हो जाने के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वापस ले लिया, जिसे नेहरू काफी क्षुब्ध भी हुए और उन्होंने इसको ठीक नहीं माना। 1922 में इलाहाबाद नगर पालिका की सर्वसम्मति से वो अध्यक्ष चुने गए। 1925 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1926 में वे अपनी क्षय रोगग्रस्त पत्नी कमला को लेकर स्विट्जरलैंड गए। वहां 1927 में उन्होंने जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसी वर्ष वे सोवियत रूस की सरकार के निमंत्रण पर रूस गए। वहां साम्यवादी शासन को प्रत्यक्ष रूप से देखने का उन्हें अवसर मिला। वहां उन्होंने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के अनुसार तेजी से बदलते सोवियत समाज को भी देखा। वे कांग्रेस के युवा नेता थे। उन्होंने कांग्रेस का लक्ष्य देश के औपनिवेशिक स्वराज्य की बजाय पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति बनाया। 1928 में वो इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक बने। वे नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य से असहमत थे। 1928 में उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किए और लाठी प्रहार को सहन किया। 1929 में वे इतिहास प्रसिद्ध लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जहां उन्होंने
देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की उद्घोषणा की। 1931 में नेहरू के पिता और तथा 1936 में उनकी पत्नी कमला नेहरू का स्वर्गवास हो गया। वे 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1929 में, 1936 में, 1937 में और 1946 में। 9 वर्ष से अधिक समय वो जेलों में रहे और उन्होंने अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने नेतृत्व से हमेशा कांग्रेस को प्रभावित किया और वो कांग्रेस में से जुड़े रहे। उन्होंने गांधी के नेतृत्व में संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1936 में बिहार की भूकंप पीड़ित जनता की भी उन्होंने काफी सेवा की, क्योंकि वो इस भारतीयों की दशा से बहुत पहले से ही दुखी थे और वो उनके लिए कुछ कार्य करना चाहते थे। 1938 में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति के उनको अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में वो चीन गए। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन तथा अगस्त क्रांति में भी सक्रिय भाग लिया। 1945 में उन्होंने वायसरॉय द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में भाग लिया तथा आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छुड़ाने के लिए अदालती कार्य भी किया। 1946 में उन्होंने मंत्रिमंडलीय आयोग के सुझावों के अनुसार बनाई गई अंतरिम सरकार में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। भारत की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने एक नए संविधान बनाने के उद्देश्य से जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, वो भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये प्रस्ताव उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को रखा। वर्तमान भारत के संविधान बनाने के पीछे नेहरू और पटेल का इसलिए एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1947 में वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वो इस पद पर बने रहे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की उपस्थिति में भी और उनके बाद भी वो भारतीय कांग्रेस में एक छत्र या सर्वोपरि नेता के रूप में कार्य करते रहे। 23 मई 1964 को उनका देहावसान हो गया और इस तरह से उनकी इस जीवन यात्रा का अंत हुआ। तो इस रूप में उनकी प्रारंभिक जीवन और उनकी जीवन यात्रा रही। आइए अब हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के लेखन के बारे में। नेहरू के मन में एक निरंतर एक वैचारिक द्वंद्व चलता रहा और इसी कारण उनका चिंतन और लेखन भी चलता रहा। उन्होंने भारत को बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए और जिसमें 1934 में लिखा उनकी विश्व इतिहास की झलक, 1936 में उनकी आत्मकथा, 1947 में भारत की एकता, 1941 में भारत की एकता, 1947 में भारत की खोज, 1928 में सोवियत रशिया, 1929 में लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, 1936 में इंडिया एंड द वर्ल्ड, 1937 में द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेजेस, 1938 के अंदर 18 मंथ्स इन इंडिया, 1940 में चाइना, स्पेस एंड द वॉर, 1941 में टुवर्ड्स फ्रीडम, 1958 में अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, 1963 के अंदर लेटर्स टू हिज सिस्टर्स, 1950 के अंदर विजिट टू अमेरिका। इसके अलावा भी उनके जो भाषणों का संपूर्ण संकलन है वो बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू 8 खंडों में प्रकाशित हुआ और आज भी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट पे या जवाहरलाल नेहरू पे, वो बार बार इन संकलनों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पे बहुत सारे प्रभाव भी पड़े। वे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि उन पे किन किन लोगों के प्रभाव रहे। नेहरू के व्यक्तित्व पे उनके पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचारों का सबसे अधिक प्रभाव है। उनको उनके पिता की जो स्वाभाविक दृढ़ता, स्वाभिमान, नेतृत्व शैली
उनको अपने पिता से प्राप्त हुई। गांधी से उन्होंने भारतीय परिस्थिति में अहिंसात्मक आंदोलन और मानवतावाद ग्रहण किया और मार्क्स से उन्होंने आर्थिक शक्तियों के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने मानवतावाद का जो असर है वो रविंद्रनाथ टैगोर से प्राप्त किया। उन्होंने आंतरिक प्रेरणा के स्रोत को स्वामी विवेकानंद से प्राप्त किया और ये जो सभी प्रकार के जो व्यक्तित्व थे उनका असर उन पे नजर आता है। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पाश्चात्य विचार जैसे एने बेसेंट या दार्शनिक बर्नार्ड रसल, वैज्ञानिक आइंस्टाइन, साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड, बर्नार्ड शॉ, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल, राजनेता थे ग्लैडस्टोन, इन सभी का असर भी बहुत गहराई से नेहरू पे रहा। और चूंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में अंग्रेज शिक्षकों के हाथ में हुई, बाद में वो इंग्लैंड चले गए, तो उनका एक अंग्रेजी सभ्यता और जो शिक्षा के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव था। इसीलिए गांधी जी मजाक में उन्हें हमारा अंग्रेज कह के संबोधित भी किया करते थे। वे गौतम बुद्ध, ईसा के सत्य, अहिंसा, प्रेम और सहिष्णुता के विचारों से भी बहुत प्रभावित थे। गीता का निष्काम कर्म भी उनको बहुत प्रभावित करता था। इसीलिए जीवन भर जो इतने विभिन्न प्रकार के प्रभाव उनके ऊपर पड़े, उसी से जवाहरलाल नेहरू एक बिल्कुल एक अलग और एक बिल्कुल विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में भारतीय राजनीति में उभरे। धन्यवाद।